हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ पेनॉर्मिक एजुकेशन। हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मैराथन रिवीजन की सीरीज में इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले एक बहुत जरूरी डिस्कशन, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। एग्जाम्स में रेगुलरली आपको एग्जेम्पशन से डेडिकेटेड क्वेश्चन या कहीं ना कहीं लिंकिंग में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसका वेटेज 4 से 6 मार्क तक आराम से हमारा चले जाता है एंड देयर बाय इसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना अलॉन्ग विथ रिवर्स चार्ट्स, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस हमारे रिवर्स चार्ट से लिंक होते हैं। यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसे प्रॉपरली कवर कर लें। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है, यहां आपको कुछ भी याद नहीं करना। यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग कि किसी चीज को आप याद कर लो, लेकिन आपको ध्यान में सब कुछ होना चाहिए और ध्यान में इस कदर होना चाहिए कि छोटी सी छोटी बात भी अगर इंपैक्ट क्रिएट करती है टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्प्ट की, तो वो आपको रिमाइंडर में रखना बड़ा जरूरी रहेगा। जैसे छोटी छोटी बातों से यहां एग्जेम्पशन या टैक्सेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और वो आपके लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो हम इस वीडियो सेशन में एग्जेम्पशन को उसके रिलेटेड रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस के साथ कवर करने वाले हैं। सारे रिवर्स चार्ज नहीं, बट जो रिलेटेड हमारे होंगे वो हम सारे मेजरली डिस्कस कर लेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए एग्जेम्पशंस का चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्विकली हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जिसपे निल रेट ऑफ टैक्स लगती है या फिर उसे सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के एग्जेम्प्ट कर दिया है। एंड इट इंक्लूड्स अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये छोटी सी बात जरूरी हो जाती है ट्रू और फॉल्स में। हर नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, पर हर एग्जेम्प्ट सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया मतलब जीएसटी लीवी ही नहीं हुआ, और एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब हो गया हो सकता है जीएसटी लीवी हुआ था पर उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है या उसका टैक्स रेट निल रखा गया है। सरकार ने किसी भी चीज को एग्जेम्प्ट करने की पावर सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर कवर की हुई है। तो हम शुरुआत सेक्शन 11 पैरेलल सेक्शन 6 के साथ ही रीडिंग करते हैं, जिसमें लिखा है 11 सबसेक्शन 1 6 सबसेक्शन 1 में कि अगर सरकार को कभी भी लगेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कि उसे एग्जेम्प्ट करने की जरूरत है किसी चीज को एब्सोल्युटली या कंडीशनली, यानी पूरी तरह से या फिर किसी कंडीशन के सैटिस्फाई होने पे किसी भी तरह के टैक्स को, तो वो एक नोटिफिकेशन निकाल के उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है। एंड इस तरीके से हमारे लिए जो मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है वो है 12-17 फॉर सीजीएसटी एंड 9-17 फॉर आईजीएसटी, जो रेप्लिका ही होता है, क्योंकि जिस चीज पे सीजीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ है उसी चीज पे आईजीएसटी भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पैरेलल लॉज हम रीड कर रहे होते हैं। तो आपको ये दो नोटिफिकेशन एकदम याद होनी चाहिए। सीजीएसटी एग्जेम्प्ट करो तो 12-17 का रेफरेंस दोगे और आईजीएसटी एग्जेम्प्ट करो तो 9-17 का रेफरेंस दोगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 11 सबसेक्शन 2 6 सबसेक्शन 2 के अंदर एक पावर क्रिएट कर रखी है कि अगर कभी एक्सेप्शनल स्थिति उत्पन्न हो गई तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम कोई स्पेशल ऑर्डर पास करके भी किसी चीज को एग्जेम्प्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये स्पेशल ऑर्डर्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको इसके रिलेटेड कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है। 11363 ये वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समझो किसी पर्टिकुलर दिन को 1 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि ये आइटम एग्जेम्प्ट किया जाता है। कोई भी एक आइटम एग्जेम्प्ट किया जाता है, 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन निकाला और लोगों को वो नोटिफिकेशन आने के बाद डाउट हो गया कि इस आइटम के अंदर क्या हम जो आइटम बेचते हैं वो भी शामिल है या नहीं, यानी किसी तरह के क्लैरिफिकेशन की नीड क्रिएट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट किया गया प्रिंटर की सेल एग्जेम्प्ट है, बट लोगों को सवाल उठा कि हमारा प्रोडक्ट तो प्रिंटर कम फोटोकॉपियर है, दोनों करता है, तो हमारा प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है या नहीं। तो सरकार अगर उस केस में क्लैरिफिकेशन निकालती है और वो क्लैरिफिकेशन 1 साल के अंदर अंदर निकाल देती है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन, तो उस क्लैरिफिकेशन का इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आता है। यानी कि 1 जनवरी 2024 को आया प्रिंटर एग्जेम्प्ट है और 15 जुलाई 2024 को आया प्रिंटर कम फोटोकॉपियर भी एग्जेम्प्ट है, तो वो बात 15 जुलाई 2024 से इफेक्ट में नहीं आएगी, 1 जनवरी 2024 से ही इफेक्ट में आ जाएगी। 1 साल बाद आया तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ध्यान में रखना, विद इन 1 ईयर क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। इसी सेक्शन नंबर 11 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर कोई एग्जेम्पशन हो तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेस कलेक्ट नहीं करना चाहिए, वाजिब है। अगर एग्जेम्पशन है तो आप टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं बनता है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप उसके बावजूद टैक्स कलेक्ट कर लेंगे तो आपकी अगेंस्ट डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीजर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर के अंदर लगा दी जाएगी।
इसके थ्रू गवर्नमेंट ने पावर्स क्रिएट कर रखी है सेक्शन 11 एंड सेक्शन 6 कि वो एग्जेम्पशंस कर सकते हैं। अब गुड्स का एग्जेम्पशन आपके सिलेबस में नहीं रखा है, क्योंकि गुड्स में इतने सारे एग्जेम्पशन हैं, इतने सारे गुड्स हैं, वो सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में एक सैंपल लिस्ट दी हुई है कि ये सारे गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये सैंपल लिस्ट सिर्फ ध्यान में रखना, मुझे नहीं लगता ये पूछे जाने चाहिए, बट क्योंकि स्टडी मटेरियल है उसका कवरेज पूरा करना चाहिए। ध्यान में रखो, अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, ये जो खुले में बिकते हैं, कोई पैकेट ब्रांडेड आटा नहीं है, तो उस केस में उसे हम एग्जेम्प्ट रखते हैं। मिल्क, कर्ड, एग्स, सॉल्ट, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रेप्स, लाइव फिश, इंडियन नेशनल फ्लैग या प्लास्टिक बैंगल्स वगैरह एग्जेम्प्ट रखा है, इन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। हमें मेन तो क्या रीड करना शुरू करना है, सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अब बहुत ध्यान देना, सर्विसेज का एग्जेम्पशन पढ़ते वक्त 3 तरह की रीडिंग होती है। 3 तरह की रीडिंग, किसी एंट्री में लिखा होता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय, किसी एंट्री में लिखा होता है सर्विस प्रोवाइडेड टू, किसी एंट्री में लिखा होता है सर्विस ये वाली है, यानी नेचर ऑफ सर्विस। आपको हर एंट्री पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि उस एंट्री ने किस एंगल से एंट्री बनाई है। जैसे किसी एंट्री में लिखा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, एग्जेम्प्ट होगा। इसका मतलब खाली बाई बताया है तो टू में एनी आ गया, नेचर ऑफ सर्विस में भी एनी आ गया। तो किसी भी पर्सन को किया, कोई भी सर्विस दिया, लेकिन दिया किसने, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ने, तो उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ऐसे ही आपको किसी एंट्री में बोला होगा सर्विस प्रोवाइडेड टू दिस पर्सन, एनी सर्विस, तो उस केस में आपको बोला जा रहा है कि किसी ने भी प्रोवाइड की हो, कुछ भी प्रोवाइड की हो, इसको प्रोवाइड की है तो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ऐसे ही किसी एंट्री में आपको लिखा होगा ये वाली सर्विस एग्जेम्प्ट है। अब ये वाली सर्विस कोई भी दे, किसी को भी दे, उसे एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो रीडिंग करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, प्रोवाइडर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, एंड कौन से नेचर की बात की गई है। अगर कोई एंट्री इन तीनों मुद्दों में से किसी भी चीज पे साइलेंट है तो हमेशा अज्यूम कर लेना वो एनी है। एग्जेम्पशन की एंट्रीज में आपको पढ़ाया जाए एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, अगर किसी भी पॉइंट में एग्जेम्प्ट हो गया तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कहीं एग्जेम्प्ट नहीं हुआ तो समझ के चलना आपको उसे एग्जाम में टैक्सेबल करके आना है। तो एग्जेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी पॉइंट में फिट हो गया तो एग्जेम्प्ट, नहीं तो आप उसे श्योरली टैक्सेबल करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि उसके रिलेटेड आपने कोई एग्जेम्पशन नहीं पढ़ा है। हम इन एंट्रीज को पढ़ने के लिए अलग अलग बकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं और उन पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, ताकि लॉजिकल क्लैरिटी के साथ पता चले कि जितने रिलेटेड एंट्रीज हैं उन्हें हम साथ में देख लें। सर इन एंट्री नंबर्स को याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं, एंट्री नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी सिर्फ क्लैरिटी और नॉलेज के लिए दिया गया है। याद रह जाए तो एग्जाम में लिख देना, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आपको खाली नोटिफिकेशन 1217/917 डिपेंडिंग अपॉन सीजीएसटी का क्वेश्चन है या फिर आईजीएसटी, उस बेसिस पे उसका रेफरेंस देना रहेगा। जैसे हम जो पहला डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द बकेट ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जितनी एंट्रीज है हम पहले उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली एंट्री में लिखा है एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA या 12AB। 2 सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में जिसके तहत किसी चैरिटेबल या रिलीजियस एंटिटी को रजिस्टर किया जाता है। तो अगर कोई एंटिटी 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है एंड वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी करती है, यानी यहां दी गई 4 एक्टिविटीज में से कोई एक एक्टिविटी करती है, तो सच सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी टू एनी पर्सन, जो यहां कवर किया जाएगा उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है और वो स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है तो एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या कवर्ड है? हेल्थ रिलेटेड, अगर वो केयर या काउंसलिंग कर रहे हैं ऑफ मेंटली या फिजिकली इल, कोई एड्स या एचआईवी से त्रस्त है, अफेक्टेड है, उसको वो केयर या काउंसलिंग कर रहे हैं। कोई पर्सन ड्रग्स या अल्कोहल से एडिक्टेड है, उसकी केयर या काउंसलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही कोई पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी, तो उसे पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी फिर पर्सन को प्रोवाइड किया जा रहा है जो इसके अंदर कवर किया जा रहा है। दूसरा, अगर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा के रिलेटेड कोई भी एडवांसमेंट की सर्विसेज, जैसे योगा का कैंप लगाया, योगा क्लासेस चलाई जा रही है, कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई जगह है जहां पर कोई एंट्रेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये सब एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर ये एजुकेशन या स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू दीज 4 पीपल तो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अबेंडेंड है, ऑर्फन है या होमलेस है,
फिजिकली या मेंटली अब्यूज्ड है या किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, प्रिजनर है या 65 ईयर से ज्यादा है इन रूरल एरिया। याद रखना एग्जाम में दिया होगा इन अर्बन एरिया तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अबव 65 ईयर्स इन रूरल एरियाज, इन चारों में से कोई भी बात सैटिस्फाई हो गई। या फिर एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटी की जा रही है इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो उसे भी एग्जाम किया जाएगा। तो समझो कोई चैरिटेबल एंटिटी जो रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो सब टैक्सेबल है, तो 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और ये 4 एक्टिविटीज कर रही है तो ही उसे एग्जाम किया जाएगा। जैसे एग्जाम में दे दिया जाए कि कोई चैरिटेबल एंटिटी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा रही है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना यहां कवर्ड नहीं है तो वो टैक्सेबल किया जाएगा, 100% टैक्सेबल हो जाएगा वो। आपको एग्जाम में कहा जाता है कोई चैरिटेबल एंटिटी डांस क्लास चला रही है, म्यूजिक सिखा रही है, तो उसे भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने योगा, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कवर किया है, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, एरोबिक्स ये सब कवर नहीं किया है, तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लेकिन योगा क्लासेस होगी तो उसे एग्जाम कर दिया जाएगा। आपको कहा जाए स्किल या एजुकेशन दी जा रही है टू एनी पर्सन उसकी एज 70 ईयर्स है पर अर्बन एरिया है, तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो आपको स्पेसिफिकली ये 4 एक्टिविटीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और कुछ भी दिया हो हम उसे टैक्सेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे अगर किसी और एग्जेम्पशन के अंदर कवर नहीं हुआ तो। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, एक ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। ओल्ड एज होम कौन चला रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, या यही 12AA या AB की रजिस्टर्ड एंटिटी चला रही है? तो एक ओल्ड एज होम की सर्विस है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर एक चैरिटेबल एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसको? रेसिडेंट्स को। तो भारत के रेसिडेंट्स को जिनकी उम्र 60 ईयर्स और मोर है, यानी सीनियर सिटीजन है, जिनसे कंसिडरेशन लिया जा रहा है 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर, तो हम उसे एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं। अगर 25,000 के ऊपर चला गया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, यानी अगर 30,000 का कंसिडरेशन ले लिया किसी रेसिडेंट से जो सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में पूरा 30,000 पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी। सर्विस रेसिपिएंट कौन है? भारत का रेसिडेंट जिसकी एज 60 इयर्स और मोर है। सर्विस कौन सी प्रोवाइड की गई है? लॉजिंग, मेंटेनेंस, बोर्डिंग की, जिसके लिए चार्जेस कितने लिए गए हैं? 25,000 रुपए तक पर मंथ पर मेंबर। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ऊपर गया एक भी बात फेल हो गई तो फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एंट्री नंबर 80, ट्रेनिंग या कोचिंग दी जा रही है। ध्यान देना, ट्रेनिंग या कोचिंग दी जा रही है किसमें? रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर। किसी भी आर्ट या कल्चर के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग या कोचिंग दी जा रही है। किसके द्वारा? बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी को भी। क्या? ट्रेनिंग या कोचिंग की विथ रिगार्ड टू आर्ट और कल्चर, तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम में आ जाता है एक चैरिटेबल एंटिटी आर्ट और कल्चर के रिलेटेड ट्रेनिंग और कोचिंग दे रही है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि खाली इंडिविजुअल की बात यहां पर कवर की हुई है। या फिर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दी जा रही है बाय अ चैरिटेबल एंटिटी ऑफ 12AA और 12AB आर एग्जेम्प्ट। यानी समझना यहां 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट में है सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल, एक पॉइंट में है सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी। जिसमें जिस पॉइंट में इंडिविजुअल है सर्विस प्रोवाइडर, वहां पे नेचर ऑफ सर्विस है ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिलेशन टू आर्ट और कल्चर, और जहां पे चैरिटेबल एंटिटी है सर्विस प्रोवाइडर, वहां पे ट्रेनिंग और कोचिंग है इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स। अगर इन दोनों में से किसी भी एंट्री में बैठ गया तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो एग्जाम में क्या है, आपको उल्टा दे देंगे कि चैरिटेबल एंटिटी ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है आर्ट और कल्चर में तो टैक्सेबल, इंडिविजुअल ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है स्पोर्ट्स में, टैक्सेबल, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में और डाला हुआ है। क्लैरिटी के लिए आपको बताया है कि जब हम आर्ट और कल्चर बोलते हैं तो आर्ट और कल्चर में कुछ भी हो सकता है, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर, किसी भी तरह की चीज आर्ट और कल्चर में आती है। यानी कोई भी चीज जिसके अंदर आपको किसी ना किसी तरह की कला का प्रदर्शन करना होता है, वो सब आर्ट और कल्चर में आता है। इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी स्कल्पचर मेकिंग, इट कुड बी एक्टिंग करना, थिएटर, ऐसी कोई भी चीज आर्ट और कल्चर में आ जाएगी। तो अगर कोई भी आर्ट और कल्चर की एक्टिविटी है, म्यूजिक, डांस, व्हाटएवर, जो इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट। और अगर स्पोर्ट्स है तो चैरिटेबल एंटिटी जो रजिस्टर्ड है वो प्रोवाइड कर रही है ट्रेनिंग और कोचिंग,
तो उसे एग्जाम कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, ट्रेनिंग और कोचिंग एग्जाम किया है, ट्रेनिंग और कोचिंग के अलावा और कुछ भी लिखा होगा तो उसे अगेन टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये हमारा एंट्री नंबर 80 का डिस्कशन हुआ, जिसके साथ हमने अपना पहला बकेट एनजीओ के रिलेटेड जितनी भी चीजें दी थी उन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डिस्कशन हम जो देख रहे हैं दैट इज द बकेट ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अ लेंदी बकेट, यहां पर बहुत सारी एंट्रीज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये हम क्लियर कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर्स, यानी जो लेजिस्लेचर्स स्टेट लेजिस्लेचर्स उनको भी गवर्नमेंट माना जाता है, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज के अंदर विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाले भी आ जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर भी आ जाएंगे, यानी सारी यूनियन टेरिटरीज कवर कर ली जाएगी। जिसमें यह क्लियर किया हुआ है रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटर सप्लाई अथॉरिटी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेबी, आरबीआई, ये सब गवर्नमेंट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट के अंदर इन रेगुलेटरी बॉडीज को मत डाल देना। तो जितनी भी आरबीआई, सेबी, इरडा, ये सब जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है दीज आर नॉट गवर्नमेंट, इन्हें गवर्नमेंट नहीं माना जाता। तो हम जब अभी एंट्री पढ़ेंगे तो एंट्री के अंदर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेचर्स, इनको हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं। तो अब हम गवर्नमेंट सर्विसेज की एंट्री पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कुरियर। कुरियर वाली एजेंसी फुल्ली टैक्सेबल होती है, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। कुरियर दिया हो तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है तो आपको यह देखना है क्या ये 4 बेसिक मेल सर्विसेज है, इन्हें हम बेसिक मेल कहते हैं। अगर ये 4 बेसिक मेल सर्विसेज है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1-1 रुपया एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और इन 4 को छोड़ के और कोई भी सर्विस दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो उसे फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जहां कुछ ना बोला जाए वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही होता है, ये ध्यान में रखना। अगर रिवर्स चार्ज होगा तो बताया जाएगा, लॉ में नोटिफाई किया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा रिवर्स चार्ज है। जहां मैं बोलूं टैक्सेबल है वहां फॉरवर्ड चार्ज है, अगर मैं कुछ नहीं बता रहा। तो 4 बेसिक मेल सर्विसेज हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड करता है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। 4 याद रखने हैं आपको। पोस्ट कार्ड भेज रहे हो, इनलैंड लेटर भेज रहे हो, बुक पोस्ट भेज रहे हो, या फिर ऑर्डिनरी एनवेलप भेज रहे हो जिसका एनवेलप का वजन 10 ग्राम से कम है, 10 ग्राम से कम है, यानी एग्जैक्ट 10 ग्राम है या उससे ज्यादा है, तो वो अदर सर्विसेज के अंदर आके कवर हो जाएगा। अब यहां केयरफुल होने वाली बात है, इन छोटी छोटी बातों से ही सवाल बनते हैं। एग्जाम में आपको क्या बोला जाएगा, बुक पोस्ट है और बुक पोस्ट का वजन 10 ग्राम से ज्यादा है। अरे पर बुक पोस्ट के अंदर तो हमने वजन की बात ही नहीं की, बुक पोस्ट के अंदर तो हमने सीधे कहा एग्जेम्प्ट, क्योंकि पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और बुक पोस्ट सीधे एग्जेम्प्ट है। ऑर्डिनरी पोस्ट के अंदर आपको वजन देखना है एनवेलप का 10 ग्राम से कम है क्या। अगर ऑर्डिनरी पोस्ट में वजन 10 ग्राम से कम है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर ऑर्डिनरी पोस्ट 10 ग्राम या उससे ज्यादा है तो उसे टैक्सेबल किया जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे ही आ जाए स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज, कलेक्शन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, कुछ भी सब टैक्सेबल किया जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अगर कुरियर है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे ही सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, CGSG, LAUT इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल, किसी एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की गई है किसी को भी, चाहे वो सर्विस पोर्ट या एयरपोर्ट के अंदर दी गई हो या पोर्ट या एयरपोर्ट के बाहर दी गई हो, इररिलेवेंट। जैसे कंसल्टेंसी की सर्विस दी जाती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दी जाती है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की सर्विसेज दी जाती है। ऐसी कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट ने दी है विथ रिगार्ड टू अ वेसल और एन एयरक्राफ्ट, वो हमेशा टैक्सेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उसे हमेशा टैक्सेबल किया जाएगा नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। वहीं अगर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विच इज इन द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, गुड्स या पैसेंजर की ट्रांसपोर्ट सर्विस है, फ्रेट कलेक्ट किया है, चाहे वो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो या गुड्स का, तो उसे भी टैक्सेबल किया जाता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हालांकि हम आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन की कुछ एंट्रीज देखेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन की एंट्रीज में एग्जेम्प्ट हो गया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था किसी भी एंट्री से एग्जेम्प्ट हो गया तो एग्जेम्प्ट, बट अगर किसी से एग्जेम्प्ट नहीं हो पाया तो टैक्सेबल। तो आगे जाके हमें यह पता चलेगा
भारतीय रेल के अंदर जो एसी कोचेज होते हैं या फर्स्ट क्लास कोचेज होते हैं वही टैक्सेबल होते हैं। जो स्लीपर कोचेज होते हैं विदाउट एसी होते हैं, सेकंड सीटिंग होती है, वो सब एग्जेम्प्ट होते हैं। इसका मतलब इन एंट्रीज के अंदर हम आगे पढ़ेंगे स्लीपर कोचेज वगैरह एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास या एसी वगैरह सब टैक्सेबल किए जाएंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो एंट्री 6B के अंदर दिया है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल है तो टैक्सेबल, इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर है तो टैक्सेबल। कहीं और एग्जेम्प्ट कर दिया तो बात अलग है, जैसे मैंने आपको स्लीपर कोच की बात बताई कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वहां एग्जेम्प्ट कर देंगे। फिर आता है एंट्री नंबर 6D। एंट्री नंबर 6D को पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 6D में कहा है अगर सरकार सर्विस प्रोवाइड कर रही है विच इज नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, जो भी आपने पढ़ लिया, अगर वो ABC नहीं है एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो A छोड़ दो, B छोड़ दो, C छोड़ दो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी छोड़ दो, और उसके अलावा कोई सर्विस है तो आगे पढ़ना कंटिन्यू करो। तो सर A, B और C तो समझ आ गया, पहले आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कहानी सुना दो। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कहानी बहुत केयरफुली सुन लो। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर 5,000 रुपए तक की ही रेंटिंग है पूरे साल की, 5,000 रुपए तक की रेंटिंग, तो वह एग्जेम्प्ट होता है। 5,000 के ऊपर जाता है रेंटिंग पूरे साल की तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे GST एप्लीकेबल होगा इफ द अमाउंट इज मोर देन 5,000। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग 5,000 से ज्यादा ही होगा ना यार, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट है पूरे साल का रेंटिंग का, तो वो 5,000 से ज्यादा ही होगा। बट अगर आपको कहा जाए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट कर देना, 5,000 के ज्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देना। बट ये अमाउंट टैक्सेबल किया जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल तो किया जाएगा, बट टैक्सेबल किया जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो आपको समझा देता हूं, सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विस इज इन द नेचर ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी up to 5,000 rupees in a financial year exempt, more than 5,000 in a financial year fully taxable. If the recipient is registered then it is taxable under reverse charge. If the recipient is unregistered then it is taxable under forward charge mechanism. इस तरह से renting of immovable property by government अलग से हमने clearly discuss कर लिया। इसे डिस्कस करने के बाद अब मैं वापस एंट्री 6D पे आऊंगा और कहूंगा A जाने दो, B जाने दो, C जाने दो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जाने दो, उसके अलावा है तो यहां पढ़ो। और अगर उसके अलावा है टू गवर्नमेंट यानी बाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सब भूल जाओ एग्जेम्प्ट, 1 रुपया GST नहीं लगेगा, बाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। लेकिन अगर बाई गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब होता है? कोई भी एंटिटी जो बिजनेस करती है, बिजनेस या प्रोफेशन करती है, जैसे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो वो एक बिजनेस एंटिटी है। अगर हम कहते हैं सर बिजनेस एंटिटी नहीं है तो अदर्स में चला जाएगा और सीधे एग्जेम्प्ट, यानी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विच इज नॉट A, B, C एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ एंटिटी अदर देन अ बिजनेस एंटिटी इज एग्जेम्प्ट, या टू अ गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। अगर टू अ बिजनेस एंटिटी है तो क्या करना है? उस बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अगर उस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, थ्रेशोल्ड लिमिट हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, किसी पर्सन का 10 होता है, किसी का 20 होता है, किसी का 40 होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या सप्लाई करता है और कौन से स्टेट में करता है। तो वो 10, 20, 40 जो भी थ्रेशोल्ड है, अगर वहीं तक का उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो छोटी बिजनेस एंटिटी है, इसलिए सरकार ने बोला एग्जेम्प्ट कर देंगे, हम चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10, 20 या 40 से ज्यादा है, यानी अदर्स है, तो अदर्स है तो हम ये देखेंगे इज इट अ सिंगल सप्लाई और इज इट अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। सिंगल सप्लाई मतलब एक बार सप्लाई होती है, पैसे दे देते हैं, बात खत्म। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉन्ग टर्म, कि धीरे धीरे करके काम होगा और धीरे धीरे करके पैसे दिए जाएंगे। तो समझो अगर सिंगल सप्लाई है तो लिखा है 5,000 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट, 5,000 रुपीज तक है तो एग्जेम्प्ट, 5,000 के ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल, एंड इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इफ द बिजनेस एंटिटी इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो रिवर्स चार्ज, इफ इट इज नॉट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। एंड व्हाट इफ सर इट इज अ कंटीन्यूअस सप्लाई?
तो भी अमाउंट 5,000 ही है, लेकिन 5,000 पर सप्लाई नहीं है, इन अ फाइनेंशियल ईयर है। तो जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस सप्लाई में पेमेंट्स हो रहे होंगे उसका पूरे साल का मिला के 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट। अगर 5,000 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इफ द बिजनेस एंटिटी इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो क्विकली समझना, सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एबीसी और रेंटिंग नहीं है तो टू गवर्नमेंट है एग्जेम्प्ट, टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी है एग्जेम्प्ट, टू अ बिजनेस एंटिटी है तो उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर देखो, टर्नओवर 10, 20, 40 तक है एग्जेम्प्ट, टर्नओवर 10, 20, 40 से ज्यादा है तो देखो सिंगल सप्लाई है या कॉन्टिन्यूस सप्लाई, सिंगल सप्लाई है 5,000 तक है एग्जेम्प्ट, 5,000 से ज्यादा है फुल्ली टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इफ द बिजनेस एंटिटी इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अदरवाइज इट इज कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। एंड वही कॉन्टिन्यूस सप्लाई है तो क्या पूरे साल का 5,000 रुपए तक का कंसिडरेशन है तो एग्जेम्प्ट, पूरे साल का कंसिडरेशन 5,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इफ द बिजनेस एंटिटी इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये हमारी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट कुछ एंट्री कवर हुई। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली बात जो हमने पढ़ी वो यहां पर आपको डिटेल में दिया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हैं सिर्फ नोट्स के अंदर। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, वो वाली बात भी कवर हो गई। रिसेंटली एक सर्कुलर आया था, क्विकली वो सर्कुलर ले लेते हैं क्योंकि सर्कुलर्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जो एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, आर्मी होती है, इनके बहुत सारे मैसेज होते हैं देश में, अलग अलग शहरों में बनाए होते हैं जहां पे लॉजिंग की सर्विसेज दी जाती है, खाने पीने की सर्विसेज दी जाती है टू दिस आर्मी पर्सनल, जिन्हें हम मेस बुलाते हैं। तो सवाल उठा कि ये जो मैसेज चलाई जा रही है बाय द गवर्नमेंट और उसके अंदर आर्मी वालों से कुछ कंसिडरेशन लिया जा रहा है वहां पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो उस पे जीएसटी लगेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। द लॉजिक इज सिंपल, सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एबीसी और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और किसी आर्मी पर्सनल को या नेवी वाले को प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक बिजनेस एंटिटी नहीं है, एंड देयर बाय उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। जितना भी कंसिडरेशन लिया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। अब कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज आ जाती है और यहां और ध्यान देना कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज के अंदर, क्योंकि यहां क्वेश्चंस बनते हैं। अगर प्योर लेबर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, प्योर लेबर सर्विस किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं है यहां पर। एग्जाम में दिया हो प्योर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, तो वो एंट्री नंबर 3 में एग्जेम्प्ट नहीं है। किसी और एंट्री में अगर एग्जेम्प्ट हो गई तो बताऊंगा, नहीं तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो प्योर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है टू द गवर्नमेंट विच इज एनी एक्टिविटी जो करनी किसको होती है? पंचायत या म्युनिसिपैलिटी को। जैसे कि स्ट्रीट लाइट मेंटेन करना, तो स्ट्रीट लाइट मेंटेन करने का काम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का है। तो ये एक्टिविटी कोई भी पर्सन अगर प्रोवाइड कर रहा है टू द गवर्नमेंट तो उसके लिए जो कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, पर वो प्योर लेबर होना चाहिए। अगर प्योर लेबर नहीं है सर तो एंट्री 3 ये बोलता है कॉम्पोजिट सप्लाई भी चलेगा, मतलब मटेरियल प्लस लेबर भी चलेगा, लेकिन मटेरियल की वैल्यू, गुड्स की वैल्यू 25% तक होनी चाहिए। अगर गुड्स की वैल्यू 25% तक है तो पूरा बिल एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो समझो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स की वैल्यू है 20,000 और सर्विस की वैल्यू है 80,000, तो क्योंकि 20% है ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, पूरा का पूरा बिल एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा 1 लाख का। यानी प्योर लेबर सर्विस टू गवर्नमेंट या कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें 25% ऑफ द टोटल वैल्यू इज मटेरियल टू द गवर्नमेंट विच इज एन एक्टिविटी ऑफ पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, तो उसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। ध्यान रखना, मैंने क्लियरली कहा यहां गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं है। और यहां रिसेंटली एक नई एंट्री डाली गई है जिसमें कहा गया है सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ये 5, तो उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी सर्विस दी हो जो इन 5 को छोड़ के कोई और होगी टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इन 5 को छोड़ के कोई और होगी टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, तो उसे आपको टैक्सेबल करना है। और ये 5 है टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, तो उसे आपको क्या करना है? एग्जेम्प्ट। 5 याद रखने के लिए आप ध्यान में रख लो, PWS3। P इज पब्लिक हेल्थ, W इज वाटर सप्लाई, सप्लाई S क्यूब सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट एंड स्लम इंप्रूवमेंट। तो PWS3, ये 5 सर्विसेज अगर आपको दिखाई देती है, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट, स्लम इंप्रूवमेंट, दैट इज बाय 3, तो आपको उसे एग्जेम्प्ट कर देना। इन 5 के अलावा और कुछ भी दिखेगा टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही टैक्सेबल किया जाएगा। अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है जिससे इंडिविजुअल घर बनाए जा रहे हैं एज पर पीएम आवास योजना, तो उस प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन को एग्जेम्प्ट रखेंगे। अगर सर्विसेज कोई इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है
जिसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है नेटवर्क का, ताकि ट्यूबवेल तक फार्मर के पानी पहुंचे एग्रीकल्चरल यूज के लिए, तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी। अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट कंस्ट्रक्ट की जा रही है, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, तो उस केस में हम उसे एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं। कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बोल दिया, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बोल दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। कोई फेयर प्राइस शॉप की सर्विस दे रहा है जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अनाज बेचा जा रहा है और उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है, तो वो फेयर प्राइस शॉप वाला जो कमीशन चार्ज करता है वो एग्जेम्प्ट रहने वाला है। सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय द गवर्नमेंट टू पीएसयू, तो पीएसयू जो लोन लेती है उन लोन्स के ऊपर सरकार गारंटी देती है, तो उसके जो गारंटी चार्जेस लगते हैं वो गारंटी चार्जेस एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। किसी भी तरीके की पेंशन स्कीम में कलेक्शन हो रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। कोई भी तरीके का वन टाइम प्रीमियम है with regard to granting a long term lease of industrial plots by the industrial development corporation to industrial unit, जैसे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लॉट के लिए वन टाइम प्रीमियम लेता है, जब वो किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को देता है तो वो वन टाइम प्रीमियम एग्जेम्प्ट होगा। अगर सरकार ने रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए कुछ चार्जेस लिए हैं और वो अलॉटमेंट हुआ था 1/4/16 के पहले, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। इतनी जरूरी एंट्री नहीं है, स्पेसिफिकली खाली ध्यान में रखो। अगर लीजिंग ऑफ एसेट हो रहा है बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे, तो ये टैक्सेबल है। पहले एग्जेम्प्ट होता था, इस एंट्री को डिलीट कर दिया गया है। तो लीजिंग ऑफ एसेट्स, कोचेस, वैगन्स, लोकोमोटिव्स बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे इज टैक्सेबल। सर्विस प्रोवाइड की गई है बाय गवर्नमेंट विच इज विथ रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और सेफ्टी चेक अंडर एनी लॉ। तो किसी कानून के तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना था तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस एग्जेम्प्ट होगी, या किसी कानून के तहत आपको टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या सेफ्टी चेक कराना था अपनी इंडस्ट्री में या वर्क प्लेस पे, तो उसका भी जो चार्जेस होंगे वो एग्जेम्प्ट होगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन टू गवर्नमेंट। जीएसटीएन एक कंपनी है जो जीएसटी का पोर्टल चलाती है, तो जीएसटीएन जो गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो पहले एग्जेम्प्ट था, अब टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन टू गवर्नमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर्विसेज बाय हज कमिटी या उत्तराखंड विकास निगम लिमिटेड, तो ये जो रिलीजियस पिलग्रिमेज होते हैं, हज कमिटी का मक्का मदीना एंड उत्तराखंड विकास निगम लिमिटेड का कैलाश मानसरोवर प्रोग्राम, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो उसके लिए जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त जो चार्जेस लेते हैं वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही सरकार पासपोर्ट, वीजा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाती है, तो उसके लिए जो चार्जेस लेती है वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर अपडेट हुआ है आधार कार्ड, तो ध्यान रखना टैक्सेबल होता है वो। ऐसे ही पैन कार्ड बनवाते हो तो टैक्सेबल होता है वो, क्योंकि हमने क्लियरली सिर्फ 5 चीजें कवर की है, पासपोर्ट बनवाना, वीजा बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये एग्जेम्प्ट होंगे। सरकार अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी को और वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया जाता, तो उसके लिए कुछ डैमेजेस लेती है, तो वो जो डैमेजेस लेगी तो टॉलरेट अ सिचुएशन, उस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यही कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट एजेंसी ने दिया होता और उसने कुछ डैमेजेस लिए होते तो टैक्सेबल होता। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे डैमेजेस को हमने एग्जेम्प्ट किया हुआ है। सरकार राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज किसी फार्मर को अलॉट करती है और उसके लिए कुछ चार्जेस लेती है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ऐसे ही सरकार राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्स 1/4/16 के पहले किसी को भी अलॉट करके कोई वन टाइम चार्जेस लेती है, तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगेन काम का नहीं है, 1/4/16 के पहले अलॉटमेंट हुआ होगा तो ये एग्जेम्प्ट है, उसके बाद ये एंट्री कंटिन्यू नहीं की गई। एंट्री नंबर 65, सर्विसेज बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सामान को क्लियर कराने के लिए ऑफिसर का प्रेजेंस होना जरूरी है, तो कई बार छुट्टी के दिन क्लियर कराने के लिए आप स्पेशल रिक्वेस्ट करते हो एज पर कस्टम्स लॉ, तो वो जो ऑफिसर एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है उसे मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस कहते हैं, जिसे एग्जेम्प्ट किया जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई की फीस देनी पड़ती है, वो आरटीआई की फीस आपकी एग्जेम्प्ट होगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बड़ा बकेट हमारा कवर हो गया, गवर्नमेंट रिलेटेड हमारी सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा बकेट आ जाता है आरबीआई, बहुत छोटा सा बकेट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई पे जीएसटी अब लगता है। पहले सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एग्जेम्प्ट होती थी, यानी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एनी सर्विस टू एनी पर्सन इज फुल्ली टैक्सेबल। इस एंट्री को डिलीट कर दिया गया है, तो ये टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई है,
टू आरबीआई, तो एक पर्टिकुलर इवेंट को एग्जेम्प्ट किया है। टू आरबीआई अगर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है विथ रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ये नोटिफिकेशन 9/17 में दिया है। तो अगर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक विच इज आउटसाइड इंडिया इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई विथ रिगार्ड टू व्हाट, मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भारत की ट्रेजरी है उसे मैनेज करने के रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो वो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी सर्विस आरबीआई को दी जाएगी उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक रिवर्स चार्ज का पॉइंट है। अगर सर्विस प्रोवाइडर ओवरसीइंग कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ आरबीआई है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओवरसीइंग कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ आरबीआई टू आरबीआई, तो वो टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में। और अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई और है, किसी भी तरह की सर्विस है टू आरबीआई, तो वो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ये आरबीआई रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जिसके रिलेटेड कुछ बैंकिंग पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम पैरेलली कवर कर लेते हैं। जब आप कार्ड से पेमेंट करते हो, तो कार्ड से पेमेंट करते वक्त जो बैंक होता है वो मर्चेंट के कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। जैसे पेट्रोल पंप पे हमने कोई कार्ड से पेमेंट किया, तो जितना पेमेंट हम करेंगे उसमें से कुछ चार्ज काट लिया जाएगा। जो पेट्रोल पंप वाले के पास होगा वो पूरा पैसा नहीं पहुंचेगा, कुछ चार्ज लग जाएगा। वो चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर पेमेंट 2000 रुपए तक का है पर बिल। तो पर बिल यानी पर ट्रांजेक्शन अगर 2000 रुपए तक का किया है, तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। ऐसे ही बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, तो रूरल एरिया में जो ब्रांच है उसके रिलेटेड कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर बीएफ या बीसी है और बैंक जो सर्विस रेसिपिएंट है वो बैंकिंग कंपनी है, तो उसे एग्जेम्प्ट करेंगे। या फिर कोई एजेंट इस बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है विथ रिगार्ड टू दिस रूरल एरिया ब्रांच, तो उस केस में भी उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। यानी अगर एग्जाम में आ जाए अर्बन एरिया ब्रांच, तो याद रखना वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ऐसे ही बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंश्योरेंस कंपनी ने रूरल एरिया को सर्विस दे रहा है, तो उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। यहां सिर्फ इतना ही है, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्सेबल है। मतलब यानी तीन बातें हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंक विथ रिगार्ड टू रूरल एरिया एग्जेम्प्ट, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट exempt if it is a rural area branch, and business correspondent to insurance company with regard to rural area account है, तो उस केस में exempt। एजेंट होगा तो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इस पॉइंट के रिलेटेड रिवर्स चार्ज का भी एक डिस्कशन है, याद रखना। बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी रिवर्स चार्ज में कवर होती है। बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, अगर एग्जाम में आ गया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी, तो उस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो बड़ा क्लियर रखना, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी विथ रिगार्ड टू अर्बन एरिया ब्रांच, रूरल एरिया तो एग्जेम्प्ट ही है, सब कुछ दोनों ही एग्जेम्प्ट है, चाहे बिजनेस फैसिलिटेटर हो या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। लेकिन अगर बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी है तो रिवर्स चार्ज, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारा आरबीआई और बैंकिंग रिलेटेड डिस्कशन हो गया। देन आता है फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के रिलेटेड डिस्कशन। वन लाइनर डिस्कशन है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया टू एनीवन एनी सर्विस एग्जेम्प्ट बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यानी एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि इसका रिफंड मिलता है, वो रिफंड चैप्टर में पढ़ा जाता है, यहां रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है, बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एग्जेम्प्ट, टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टैक्सेबल। नेक्स्ट हमारा बकेट आ जाता है एग्रीकल्चर, और बड़ा जरूरी बकेट है, बड़ा जरूरी डिस्कशन है। एग्रीकल्चर का पहले तो डेफिनेशन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। लेकिन एक एनिमल कवर नहीं होता है, एक्सेप्ट हॉर्सेस। हॉर्सेस को हम एग्रीकल्चरल की डेफिनेशन में कवर नहीं करते। तो किसी भी तरह का प्लांट का कल्टीवेशन या लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस, उसके फूड फाइबर रॉ मटेरियल के लिए, जिसपे या तो कोई प्रोसेसिंग नहीं की है या प्रोसेसिंग की है पर उससे उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑल्टर नहीं हुआ है, खाली वो प्राइमरी मार्केट के लिए रेडी हो गया है। प्राइमरी मार्केट यानी होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट नहीं। होलसेल मार्केट के लिए जो भी बेसिक प्रोसेसिंग की आपने उसे मार्केटेबल करने के लिए, वो भी एग्रीकल्चरल माना जाता है। तो एग्रीकल्चरल डिस्कशन में पहले कुछ क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं,
और ये क्लैरिफिकेशंस बहुत जरूरी है। प्लांट के अंदर टी प्लांट, रबर प्लांट, कॉफी प्लांट, ये सब आता है, ये सारे आते हैं, लेकिन टी रबर कॉफी नहीं आता, क्योंकि टी रबर कॉफी कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। लेकिन टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। जैगरी, शुगर, एडिबल ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड टोबैको और पल्सेस, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। तो जैगरी गुड़, शुगर केन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, शुगर नहीं है। एडिबल ऑयल, तेल जिसमें खाना बनता है, प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड टोबैकोस या पल्सेस, दाल, तो ये सब कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। जैसे पोटैटो चिप्स, टोमेटो सॉस, ये सब प्रोसेस्ड फूड है ना। डीहस्किंग ऑफ पल्सेस, दाल तैयार करना, तो वो भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माना जाता है, इसीलिए उसे टैक्सेबल किया जाता है। तो डीहस्किंग और स्प्लिटेड ऑफ पल्सेस। पैडी एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, पर राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। ध्यान रखना, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पैडी इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक प्रोसेस होता है जिसमें पैडी से राइस बनाया जाता है, तो जो पैडी से राइस बनाने का प्रोसेस है वो टैक्सेबल होता है। जिसमें जो पैडी से राइस बनाने का प्रोसेस का चार्जेस होगा वो टैक्सेबल होगा, वैल्यू ऑफ राइस टैक्सेबल नहीं होगी। तो पैडी के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है, राइस के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही नहीं माना जा रहा। और पैडी से राइस की मिलिंग करना टैक्सेबल होगा उसकी प्रोसेसिंग चार्जेस पे। एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर आता है, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेरिकल्चर आता है, यानी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। फॉरेस्ट्री आता है, फ्लोरिकल्चर आता है, फ्लोरिकल्चर मतलब ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कल्टीवेट करना, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। पिसिकल्चर आता है, क्योंकि वो फिशेस की रेयरिंग होती है, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ये सब काउंट किया जाएगा। कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, चाहे कॉटन गिंड हो या बेल्ड हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज गिंड और वेदर इट इज बेल्ड, इट डज नॉट मैटर। जो प्रोसेसिंग मशीन आप यूज करते हो, वो प्रोसेसिंग मशीन भाड़े पे ली है, तो उसका भाड़ा भी एग्जेम्प्ट होता है। तो जो भी बेसिक प्रोसेसिंग करने के लिए, मार्केटेबल करने के लिए जो आप भाड़े पे लेते हो, रेंटिंग या लीजिंग ऑफ मशीनरी करते हो, वो भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। नीचे क्लैरिफाई किया हुआ है, पल्सेस आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हालांकि जो होल पल्स ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि होल ग्राम या राजमा, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं। तो ध्यान रखना, होल ग्राम या राजमा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर पल्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। हम एक वर्ड यूज करेंगे आगे जाके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब फार्मर को एजुकेट करने के लिए दी गई सर्विसेज। एपीएमसी एक संस्था है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचने का एक मार्केट प्लेस है, तो दैट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। हम जितनी भी एंट्रीज अब यहां पर रीड करने वाले हैं, वो एंट्रीज को हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म दिया हुआ है, इस डायग्रामेटिक फॉर्म को साथ साथ में कवर करते जाओ, सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स जॉब वर्क पे कराना एग्जेम्प्ट होता है, तो प्लांट्स में अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस किसी से करा रहे हो, जॉब वर्क पे करा रहे हो, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, जॉब वर्क चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो प्रोसेसिंग इन एग्रीकल्चर बाय एन थर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एग्जेम्प्ट है, जिसमें पोल्ट्री फार्म, कैटल फार्म एग्जेम्प्ट होगा, बट स्टड फार्म को काटा है मतलब वो टैक्सेबल है, क्योंकि स्टड फार्म हॉर्सेस के लिए होता है। स्लॉटरिंग हाउस की सर्विस, जो एनिमल्स को स्लॉटर करने की सर्विस है, वो पहले एग्जेम्प्ट होती थी, अब उसे टैक्सेबल किया जाता है। तो स्लॉटरिंग ऑफ एनी एनिमल की सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। एनिमल्स का जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, इट इज एग्जेम्प्ट। हालांकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हॉर्सेस का होगा तो वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एनिमल्स की डेफिनेशन में हम कवर ही नहीं कर रहे। हार्वेस्ट कराना, थ्रैश कराने की एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है। प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई टेस्टिंग की, चाहे सीड टेस्टिंग की, सॉइल टेस्टिंग की, कोई भी तरह की टेस्टिंग की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के रिलेटेड, वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। फार्म लेबर का सप्लाई एग्जेम्प्ट है। टेंडिंग कराना, प्रूनिंग कराना एग्जेम्प्ट है। कटिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, सन ड्राइंग, ट्रिमिंग एग्जेम्प्ट है। फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन फ्यूमिगेशन खेतों में कराना एग्जेम्प्ट है। वेयरहाउस में अगर फ्यूमिगेशन कराओगे तो वो टैक्सेबल है, ये भी रिसेंटली अमेंड हुआ था। तो फ्यूमिगेशन इन एन वेयरहाउस इज टैक्सेबल, बट फ्यूमिगेशन इन द फील्ड्स इज एग्जेम्प्ट। क्योरिंग करना, पानी डालना, सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, या बल्क पैकेजिंग करना फॉर प्राइमरी मार्केट, नॉट रिटेल मार्केट, फॉर प्राइमरी मार्केट, या एग्रो मशीनरी भाड़े पे लेना, या फिर कोई वेकेंट लैंड भाड़े पे लेना। उस वेकेंट लैंड पे छोटा सा स्ट्रक्चर हो या नहीं चलेगा, तो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ना स्टोरेज करने के लिए, चलेगा, पर वेकेंट लैंड होनी चाहिए। तो वेकेंट लैंड है, छोटा सा स्ट्रक्चर है नहीं है, एग्जेम्प्ट। लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, स्टोरिंग कर रहे हो, वेयरहाउसिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एग्जेम्प्ट। लेकिन राइस, जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी सिर्फ ये 5 एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है। यानी ध्यान रखना, राइस की बाकी सारी एक्टिविटीज टैक्सेबल है, सिर्फ लोडिंग,
अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग। और आगे जाके आपको पता चलेगा राइस का ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बाय रेल, बाय वेसल या बाय जीटीए तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट है। बाकी इसके अलावा राइस का सब कुछ टैक्सेबल है। सिर्फ लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, वेसल और जीटीए एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस बाय एयर टैक्सेबल हो जाएगा। तो बाय जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बाय रोड हो गया यानी, बाय वेसल और बाय रेल एग्जेम्प्ट किया जाता है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का तो सब कुछ है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का तो पूरा का पूरा चार्ट है। तो लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग तो हो ही गया। मतलब कॉटन का सब टैक्सेबल है। कॉटन की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग सब टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस लेना फुल्ली एग्जेम्प्ट है। किसी एपीएमसी में या कमीशन एजेंट को कमीशन देना इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट से कुछ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस लेना भी एग्जेम्प्ट होता है। यह भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट किया जाता है। ये सारी बातें जो हमने कवर की उसके रिलेटेड अब कुछ बातें पकड़ना। कुछ रिलेटेड बातों में क्या, वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट होता है। वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट। फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस इज टैक्सेबल। तो वेयरहाउसिंग कर रहे हो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तो इट इज एग्जेम्प्ट, बट वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन कर रहे हो तो वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई वो लिखित में दी है, आप उसे नोट्स में आराम से रेफर कर सकते हो बाद में कवर करने के लिए, जो आपको मैंने यहां पे डायग्राम के अंदर कवर करके दिया। कुछ और छोटी छोटी बातें, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीपीवीएफ इज एग्जेम्प्ट। सीरियल की वेयरहाउसिंग स्टोरिंग, पल्सेस की वेयरहाउसिंग स्टोरिंग, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की वेयरहाउसिंग स्टोरिंग एग्जेम्प्ट है। ये पल्सेस वाली बात बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि हमने क्या बोला था, पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। मतलब पल्सेस का सब कुछ टैक्सेबल है, लोडिंग अनलोडिंग भी टैक्सेबल है, पैकिंग भी टैक्सेबल है, लेकिन सिर्फ स्टोरिंग और वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट है। पल्सेस का सिर्फ स्टोरिंग और वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट है। सीरियल्स का भी एग्जेम्प्ट है, वेजिटेबल्स का भी एग्जेम्प्ट है, फ्रूट्स का भी एग्जेम्प्ट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रिलेटेड स्पेसिफिकली बोला है प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग। इसमें ध्यान देने वाली बात है रिटेल पैकिंग। हमने क्या कहा था, प्राइमरी पैकिंग एग्जेम्प्ट है सबकी, रिटेल पैकिंग टैक्सेबल है, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की रिटेल पैकिंग भी एग्जेम्प्ट है, खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। इसके अलावा और कोई भी रिटेल पैकिंग दिया हो वो फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये सारे हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टॉल रिलेटेड। टॉल चार्जेस, रोड का जो एक्सेस होता है उसके रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। रोड के एक्सेस के अंदर हम कहेंगे कोई भी तरह का टॉल चार्जेस आप पे कर रहे हो उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अब यहां पर कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं। क्लैरिफिकेशंस के अंदर कहा है टॉल चार्जेस एग्जेम्प्ट है। जो टॉल कलेक्टिंग एजेंसी है, जो एजेंसी को काम दिया है टॉल कलेक्ट करने का, उसकी सर्विसेज थोड़ी एग्जेम्प्ट है। जो टॉल कलेक्टिंग एजेंसी की सर्विसेज है वो टैक्सेबल की जाएगी, टॉल चार्जेस एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। फिर सवाल उठा, कई बार कोई व्हीकल ओवरलोडेड होती है, तो ओवरलोडेड होती है तो उससे हायर टॉल चार्जेस लिए जाते हैं, तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट होंगे? तो क्लियर किया है, हां वो भी एग्जेम्प्ट होंगे। टॉल चार्जेस एग्जेम्प्ट होते हैं तो ओवरलोडिंग चार्जेस भी एग्जेम्प्ट होते हैं। ऐसे ही कई बार कितनों का फास्टैग नहीं होता, गाड़ियों का फास्टैग नहीं होता, तो आप जब टॉल पे पहुंचोगे तो आपको डबल, ट्रिपल, चौबल पेमेंट करनी पड़ेगी कई जगहों पे, टॉल प्लाजास पे। तो सवाल उठा कि अगर डबल ट्रिपल पेमेंट करनी पड़ी तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट होगा? यस, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। फास्टैग नहीं है, एडिशनल टॉल चार्जेस पे कर रहे हो, स्टिल एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी रोड की बातें हो गई। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस का बकेट। एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा केयरफुली सुनना। दो एंट्री आए यहां, एंट्री 79 और एंट्री 81। एंट्री 79 में 6 चीजें लिखी है। जिन 6 चीजों के लिए लिखा है कि जो एडमिशन टिकट होती है वो एग्जेम्प्ट, चाहे 500 रुपया लगे, 200 रुपया लगे, 1 लाख रुपया लगे, जो एडमिशन टिकट का चार्ज है वो एग्जेम्प्ट, कुछ भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा इन 6 चीजों में। और एंट्री नंबर 81 में जो चीजें लिखी है उनमें लिखा है 500 रुपए तक की टिकट है तो एग्जेम्प्ट, 500 से ऊपर गया तो पूरा चार्ज लगेगा, 500 से ऊपर गया तो पूरा चार्ज लगेगा। और अगर इन दोनों एंट्री में कवर नहीं हुआ तो कितना भी लो फुल्ली चार्जेबल है, फुल्ली चार्जेबल। यानी बड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। एंट्री 79 में कौन आया? क्योंकि वहां कंसीडरेशन इररिलेवेंट है। एंट्री 81 में कौन आया? क्योंकि वहां कंसीडरेशन 500 तक है तो एग्जेम्प्ट, 500 से ऊपर है तो टैक्सेबल फुल्ली। और कौन दोनों एंट्री में नहीं गया? क्योंकि वहां कुछ भी कंसीडरेशन हो फुल्ली टैक्सेबल है। ये बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तो पहले ये 6 आइटम क्या है? म्यूजियम, नेशनल पार्क, सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। 5+1 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की अलग एंट्री है, मैंने साथ में ही दिया हुआ है। ये 6 आइटम की एंट्री टिकट एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, जू और म्यूजियम यहां है पर सर्कस नीचे है। सर्कस 500 रुपए तक की टिकट है तो एग्जेम्प्ट है, 500 के ऊपर है तो टैक्सेबल है, 1000 रुपए की टिकट है तो पूरे 1000 पे जीएसटी लगेगा।
जबकि जू और म्यूजियम में 1000 रुपए की भी टिकट है तो भी एग्जेम्प्ट रहने वाला है। वो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इररिलेवेंट हो जाएगा ऊपर वाले 6 आइटम के लिए। तो ये जरूरी बात हो गई। सर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट क्या होता है? ताजमहल, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, ये सब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होते हैं। तो सर कौन से प्रोटेक्टेड है? अरे देश में 3600 से ज्यादा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। क्वेश्चन में दिया होगा कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, या नाम पढ़ के समझ आ जाएगा कि भाई हमारी धरोहर है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आएगा, हमारा रिच हेरिटेज है, हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहते, उसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो उनके जो भी कंसिडरेशन होंगे, टिकट चार्जेस होंगे, वो एग्जेम्प्ट आपके रखे जाएंगे। वेरी सिंपली, कितना भी चार्ज हो। और यहां नीचे वाले में पढ़ रहे हो तो सर्कस है, डांस है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का मतलब थिएटर में हो ये जरूरी नहीं, ओपन में हो वो भी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ही होती है। ड्रामा है, प्लैनेटेरियम है, जैसे कलकत्ता में है ना बिरला प्लैनेटेरियम, या बैले है, ये सब एंट्री 81 में आएगा। अवार्ड फंक्शन है, कॉन्सर्ट है, पेजेंट्स, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, या कोई नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है। नॉन रिकॉग्नाइज्ड हो या रिकॉग्नाइज्ड, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉग्नाइज्ड या नॉन रिकॉग्नाइज्ड होने से रेट पे फर्क पड़ता है, पर रेट हमारे लिए इररिलेवेंट है, वो हमको क्वेश्चन में दिया होता है। हमें तो खाली इतना समझना है कि कोई स्पोर्टिंग इवेंट है तो 500 रुपए तक की टिकट है तो एग्जेम्प्ट होगा, 500 से ऊपर है तो फुल्ली चार्ज किया जाएगा। तो आप देखो, ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, ड्रामा, बैले, प्लैनेटेरियम, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, अवार्ड फंक्शंस, कॉन्सर्ट, पेजेंट्स, एनी स्पोर्टिंग इवेंट वेदर रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, ये सब 500 रुपए तक की टिकट एग्जेम्प्ट, 500 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। तो सर इसमें कौन से नहीं आए? अम्यूजमेंट पार्क्स, सिनेमा, पिक्चर देखने गए हो, कोई अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कोई राइड एंजॉय कर रहे हो, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। इनमें कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा आपको। 500 रुपए का भी आपको चेकिंग नहीं करना है, क्योंकि यहां जो आइटम बोले हैं खाली उनके लिए 500 रुपए है। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट क्या होता है, उसकी आपको डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन अपनी जानकारी के लिए ध्यान में रखो। कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जिसे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया है, जहां टीम या इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या जोन या कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, या फिर इन 5 में से किसी ने ऑर्गेनाइज किया है। अगर इन 5 में से किसी ने ऑर्गेनाइज किया है तो वो भी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट मतलब या तो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए या सेकंड। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई होना मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें टीम या इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन या कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ऑर्गेनाइज इन 5 में से किसी ने किया है तो फिर तो वो सीधे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है। देखना ही नहीं है कि कुछ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं। जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी, वहां पे प्लेयर्स अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी अपने जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है। सर तो आईपीएल एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है, क्योंकि आईपीएल के अंदर द टीम और द इंडिविजुअल इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंचाइज। तो वो एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है। और ऑर्गेनाइज अगर इन 5 ने किया होता है तो वो रिकॉग्नाइज्ड ही होता है, बट यहां बीसीसीआई कवर्ड ही नहीं है। तो यहां पर तो 5 जो स्पोर्ट्स वाले हैं हमारे कोर स्पोर्ट्स, वही कवर्ड है। नेशनल स्पोर्ट्स, इंडियन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पंचायत युवा खेल अभियान। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी क्या होती है, उसमें 6 पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, जो आपकी रीडिंग के लिए है कि ये रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी होते हैं, जिसमें सारे फेडरेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट रेगुलेट करते हैं वो सब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी होते हैं, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी आ गया और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन भी आ गया। इसी से रिलेटेड एक एंट्री है परफॉर्मेंस की। अभी तक हमने एडमिशन टिकट की बात की, अब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अगर कोई परफॉर्मर है और वो फोल्क या क्लासिकल में म्यूजिक, डांस, थिएटर परफॉर्म कर रहा है, जिसके लिए 1.5 लाख रुपए तक ले रहा है, 1.5 लाख रुपए तक ले रहा है, तो एग्जेम्प्ट, सब बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो परफॉर्मर फोल्क और क्लासिकल में होना चाहिए, वेस्टर्न नहीं, म्यूजिक, डांस, थिएटर में होना चाहिए, और 1.5 लाख रुपए तक ले रहा होना चाहिए, तो एग्जेम्प्ट। हालांकि अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर है तो फुल्ली टैक्सेबल। तो हेमा मालिनी फोल्क आर्ट इन डांस प्रेजेंट करते हैं और 1 लाख रुपए लेते हैं, एग्जेम्प्ट। पर हेमा मालिनी केंट आरओ को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है तो सब इररिलेवेंट, फुल्ली टैक्सेबल कर देना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजर आपको सर्विस देता है फॉर अ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर बिजनेस एग्जीबिशन कराने की ऑर्गेनाइजिंग सर्विस देता है, तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस है, जो स्पोर्टिंग इवेंट इन 5 ने किया है, स्पोर्टिंग इवेंट इन 5 ने किया है, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, ये 5 यानी बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप इवेंट होती है। पेटीएम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टैक्सेबल, टाटा आईपीएल टैक्सेबल,
क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट एग्जेम्प्ट नहीं है। और अगर स्पोर्टिंग इवेंट ही नहीं है तो टैक्सेबल ही है, क्योंकि हमने सिर्फ स्पोर्टिंग इवेंट ये 5 वाले ही एग्जेम्प्ट किए हैं, बाकी सारे स्पॉन्सरशिप टैक्सेबल है। तो एयरटेल आईफा अवार्ड्स, तो एयरटेल जो स्पॉन्सरशिप के लिए दे रहा है वो टैक्सेबल। किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप हो, टाइटल स्पॉन्सर, बाउंड्री स्पॉन्सर, व्हाटएवर, सारे टैक्सेबल होंगे। स्पॉन्सरशिप में ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज का लिंक है। सर्विस प्रोवाइडर स्पॉन्सरशिप की सर्विस देता है टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो रिवर्स चार्ज में उस स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे जीएसटी लगाया जाता है। अगर रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म नहीं है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में उस स्पॉन्सरशिप की एक्टिविटी पे जीएसटी लगाया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलती जुलती एंट्री है, एंट्री नंबर 68, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। जो 6 आइटम्स हमने देखे वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या फेडरेशन विच रेगुलेट्स स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल, जैसे बीसीसीआई, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, ये सब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है। तो सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय whom, बाय एन इंडिविजुअल। लेकिन किस कैपेसिटी में? प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। तो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उस इवेंट के अंदर कोई इंडिविजुअल इन द कैपेसिटी ऑफ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम मैनेजर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तो वो एग्जेम्प्ट है। जैसे विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया है और सर्विस किसको प्रोवाइड की जा रही है? टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, एंड उसने एज अ प्लेयर इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो वो एग्जेम्प्ट है। बट विराट कोहली आईपीएल में खेलता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, तो वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल किया जाएगा, क्योंकि सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, द सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द फ्रेंचाइज, एंड टू फ्रेंचाइज टैक्सेबल है। हमने टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी के केस में कहा है कि हम उसे एग्जेम्प्ट करने वाले हैं। ध्यान रखना, यहां खाली प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर है। कोच में बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, मेंटोर, मेन कोच सब आ गए। टीम मैनेजर यानी जो आपके मीडिया वगैरह को मैनेज करता है, जो आपके लॉजिस्टिक्स वगैरह मैनेज करता है, वो टीम मैनेजर हो गया। इन 5 के अलावा कुछ लिखा हो, कमेंटेटर, पिच क्यूरेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, वो सब टैक्सेबल होंगे, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली खाली प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर लिखा है, और इंडिविजुअल द्वारा सर्विस है। और दूसरा एक और क्या कवरेज है? बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एग्जेम्प्ट है। बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, 6 to 6 जो 6 आइटम है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी में, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये हमारी एंटरटेनमेंट एंड परफॉर्मेंस की सर्विसेज कवर हो गई। नेक्स्ट हमारा जो बकेट आता है दैट इज रिलेटेड टू एडवोकेट्स, एडवोकेट्स एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दोनों को हम साथ में कवर कर रहे हैं, और इसका लिंक रिवर्स चार्ज से भी है, रिवर्स चार्ज से भी इसका सीधे लिंक होगा। एंट्री नंबर 45 में एक ए पॉइंट है, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब जब दो लोग के बीच में झगड़ा हो गया और वो आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं कि भाई कोर्ट के बाहर सुलझा दो, हमें कोर्ट में नहीं जाना, तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर्बिट्रेटर, कोई इंडिविजुअल है जिसे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर कहते हैं। अगर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है टू गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी है, तो एग्जेम्प्ट। अगर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर 40, 20 या 10 एज द केस में भी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा है, तो टैक्सेबल है। एक भी बात फेल हो गई तो एग्जेम्प्ट है। यानी आर्बिट्रेटर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, एग्जेम्प्ट। किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है बस लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 10, 20, 40 तक था, तो एग्जेम्प्ट। अगर 10, 20, 40 से ज्यादा था और वो बिजनेस एंटिटी है तो टैक्सेबल। जिसमें ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा इफ दैट बिजनेस एंटिटी इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो समझना सर्विस प्रोवाइड की गई है भाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू गवर्नमेंट वाले सारे, जिसमें सीजी, एसजी, एलए, यूटी, जीए, जीई, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, तो एग्जेम्प्ट। प्रोवाइड की गया है टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट। टू अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड तक है, एग्जेम्प्ट। टू अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो टैक्सेबल। बट टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में अगर वो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, और फॉरवर्ड चार्ज में अगर वो बिजनेस एंटिटी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। ये बात हो गई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। अब आ जाते हैं एडवोकेट्स। इंडिविजुअल एडवोकेट है या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट है, और ये लीगल सर्विस दे रहे हैं आपको, लीगल सर्विस, और कोई सर्विस नहीं, लीगल सर्विस।
कोई इंडिविजुअल एडवोकेट मुझे रेंटिंग की सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। हम लीगल सर्विस की बात कर रहे हैं। लीगल सर्विस का क्या मतलब होता है, क्लियर रखो, कोई भी तरह की एडवाइस, कंसल्टेंसी, किसी भी ब्रांच ऑफ लॉ में किसी तरह की रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट। तो कोई एडवोकेट मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, कोई एडवोकेट मुझे हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एडवोकेट किसी तरह की कंसल्टेंसी दे रहा है, वो सब कवर होगा, वो लीगल सर्विसेज होते हैं। तो सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट विच इज अ लीगल सर्विस टू गवर्नमेंट वाले एग्जेम्प्ट, टू इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ एडवोकेट सीधे एग्जेम्प्ट। चाहे वो इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ एडवोकेट का टर्नओवर कुछ भी हो, चाहे वो कंसिडरेशन कुछ भी हो, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और बिजनेस एंटिटी है, टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ज्यादा है तो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इफ लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अदरवाइज एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, ऊपर वाले पॉइंट से खाली ये पॉइंट इसके अंदर अलग है, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला पूरा पॉइंट कॉपी पेस्ट है। सिर्फ इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ एडवोकेट आ गया तो सीधे एग्जेम्प्ट हो जाता है, फिर उसका टर्नओवर वगैरह नहीं देखते। और वहीं जो सीनियर एडवोकेट की सर्विस है, सीनियर एडवोकेट कौन होता है, जिसे एडवोकेट्स एक्ट के तहत सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा सीनियर एडवोकेट है, अगर सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा है तो सेम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट, टू गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट, टू बिजनेस एंटिटी नहीं है तो एग्जेम्प्ट, टू बिजनेस एंटिटी टर्नओवर थ्रेशोल्ड तक है तो एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी टर्नओवर से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा तो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। आपको ध्यान रखना है, या बी और सी में ये वाला फर्क आ गया, यानी अगर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू एन इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ एडवोकेट तो उस इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ एडवोकेट का टर्नओवर देखना पड़ेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, और टर्नओवर लिमिट तक हुआ तो एग्जेम्प्ट, लिमिट क्रॉस हुआ तो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। जबकि इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट, टू इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट है तो सीधे एग्जेम्प्ट, टर्नओवर वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा एडवोकेट रिलेटेड सारी सर्विसेज कवर हो जाती है। इसके साथ हमने अपने जो सारे एग्जेम्पशंस हैं वो आधे कंप्लीट कर लिए होंगे, आधी एंट्रीज कंप्लीट कर ली होगी, आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, और रिवर्स चार्ज के भी कई सारे पॉइंट्स कर लिए। हम इस सेशन में इतना ही रखेंगे। इस सेशन के अगले सेशन में हम इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स के साथ बाकी एग्जेम्पशन का डिस्कशन कवर करेंगे। तो आपको इस 1 घंटे जैसे सेशन में हमने सारी एंट्रीज एग्जेम्पशन की विद रिवर्स चार्ज कवर करने की कोशिश की, 12, 17, 9, 17 की, जिसका ये पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 के अंदर बाकी सारा का सारा डिस्कशन कंटिन्यू करके उसे क्लोज करेंगे। हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे, या किसी भी तरह के डाउट्स हो तो जरूर पूछे, हम उसे इमीडिएटली केटर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी एग्जाम्स के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सको। पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने प्रोसेसेस को मेंटल स्टेबिलिटी के साथ पॉजिटिव रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां हम पार्ट 2 के साथ कवरेज करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।